आप सभी का एबीपी गंगा के मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे शिवपाल यादव ने क्यों लगाया अखिलेश यादव पर नेताजी के अपमान का आरोप। साथ ही आपको बताएंगे लखनऊ के लुलु मॉल लगातार तीसरे दिन कैसे बना हुआ है विवादों की वजह। लेकिन सत्याग्रह में सबसे पहले बात आज बुंदेलखंड को मिली सबसे बड़ी सौगात की और विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के रेवड़ी वाले हमले की। दशकों तक विकास की दौड़ में मीलों पीछे रहने वाले बुंदेलखंड को आज 296 किलोमीटर लंबा विकास पथ मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में हुए भव्य कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी की जनता को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री महोदय, ये उसी बुंदेलखंड की तस्वीर है जो कुछ साल पहले तक सूखे और भुखमरी की वजह से सुर्खियों में रहता था। लेकिन आज उसी बुंदेलखंड को विकास की पटरी पर लाने के लिए बनाए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ कर दिया। बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 7 जिलों को फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे को यमुना और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से भी जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आसपास के जिले भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और कृषि, पर्यटन और उद्योगों को रफ्तार मिलेगी। साथ ही सुगम यात्रा से ईंधन की खपत में गिरावट आएगी। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड की विरासत को पर्यटन के तौर पर विकसित करने का भी मंत्र दिया। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही अब उम्मीद जताई जा रही है कि दशकों तक देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाने वाला बुंदेलखंड अब इस एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में किसी परियोजना का उद्घाटन हो और उसे लेकर राजनीति ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जालौन में आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे के तय समय से पहले निर्माण और यूपी में हो रहे विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। दरअसल यूपी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में न सिर्फ करीब 1100 करोड़ रुपए की बचत की, बल्कि तय समय सीमा से 8 महीने पहले ही एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी न बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी है। लेकिन अब इस ट्वीट पर भाजपा ने कहा है कि अखिलेश यादव निराशा में इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो ये बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है और इनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है। ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने किसी परियोजना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर भी अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता की कमी और जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने का आरोप लगाया था। और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी विपक्ष और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की सरकारों की ओर से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं को देश के लिए घातक बताया। लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि रेवड़ी पॉलिटिक्स, रेवड़ी कल्चर आखिर है क्या, और इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने किस किस और कहां की सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार का रेवड़ी कल्चर आप समझिए। हर महीने देखिए 200 यूनिट फ्री बिजली, और इसके साथ ही हर महीने 20,000 लीटर फ्री पानी। और इसके बाद आगे बढ़िए, डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा। तो ये दिल्ली सरकार की रेवड़ी वाली कल्चर है। बिल्कुल। और अब पंजाब सरकार की बता देते हैं कि वहां पर रेवड़ी कल्चर क्या। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 महीना, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये पंजाब का रेवड़ी कल्चर है। और अब चलिए पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का रेवड़ी कल्चर क्या है वो भी समझिए। ममता सरकार की स्वास्थ्य साथी प्रोकल्पो स्कीम, और इसके अलावा आगे बढ़िए, हर नागरिक को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा, और इसके साथ ही SC/ST महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए हर महीने। तो ऐसा नहीं कि अन्य सरकारें ही, मध्य प्रदेश यानी कि भाजपा की सरकार भी रेवड़ी कल्चर चला रही है। शिवराज सरकार की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना है, 5 साल तक 6000 रुपए हर महीने की मदद मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का रेवड़ी कल्चर हो गया। ये MP की बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं और नजर डालते हैं तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में रेवड़ी कल्चर यहाँ पर भी चल रहा है। महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा यहाँ पर है। ये रेवड़ी कल्चर के अंतर्गत ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चावल राशन कार्ड धारकों को 400 रुपए। तेलंगाना सरकार की मुफ्त रेवड़ी योजना
अब आपको आगे बताते हैं। बिल्कुल, अगर तेलंगाना सरकार की बात करें, उसकी केसीआर सरकार की कल्याण लक्ष्मी योजना है। शादी पर सरकार देती है 1 लाख रुपए का गिफ्ट, और इसके साथ ही साथ किसानों के लिए रायतू बंधु योजना है। किसानों को हर साल 10,000 की मदद दी जाती है। तो रेवड़ी कल्चर को लेकर ये पूरी जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रख दी है। पीएम मोदी ने इन सरकारों पर निशाना साधा और ये कहा कि रेवड़ी जो कल्चर है वो देश के लिए घातक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, राजनीति की खबरों के बीच में एक बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त मिल रही है। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड जावेद पंप पर लगा एनएसए, ये बड़ी खबर है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। डीएम ने आदेश दे दिया। अभी देवरिया जेल में बंद है जावेद पंप। जावेद मोहम्मद पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। इसका घर पहले ही बुलडोजर से गिराया जा चुका है। उसने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को अटाला पहुंचने के लिए कहा था। और हिंसा के बाद 12 जून को जावेद मोहम्मद का घर पीडी ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। इसी पर मोहम्मद मोइन हमारे साथी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी, क्या जानकारी? देखिए, जावेद पंप जो है, जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप 10 जून को प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। उसी दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसके साथ साथ 12 जून को यानी हिंसा के 48 घंटे के बाद ही उसका घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। तो उसी पर और शिकंजा कसा गया है, क्योंकि उसने निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। तो ऐसा ना हो कि उसे अदालत से जमानत मिल जाए और वो फिर से रिहा हो जाए। तो उस पर शिकंजा कसने की कड़ी में उस पर जो है एनएसए लगाया गया है, ताकि आसानी से उसे जमानत ना मिल सके और उस पर जो है वो एक शिकंजा कसा जा सके। इसी मंशा के साथ प्रयागराज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार कर उस पर डीएम के पास भेजा और डीएम ने उसको अपनी मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ देवरिया जेल में बंद है जावेद पंप। तो देवरिया जेल तक जो एनएसए का ऑर्डर है वहां पर तामील करा दिया गया है। बिल्कुल। और मोइन, ये भी जानना चाहते हैं कि जावेद पंप पर एनएसए लगाया जा रहा है, लेकिन कई चेहरे थे, कई किरदार थे प्रयागराज हिंसा के। क्या अन्य आरोपियों पर भी एनएसए की तैयारी है, उन पर भी लग सकता है कोई ऐसी जानकारी? देखिए, जावेद पंप जो है वो पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था। हालांकि साथ में कई और लोग थे। तकरीबन जो है 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। सबके रोल की जांच की जा रही है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा भी बढ़ाई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जावेद पंप पर शिकंजा कसा है, उस पर एनएसए लगाया गया है। अब जल्द ही पुलिस जो अन्य आरोपी हैं जो साजिश करता है, जिनका बड़ा रोल रहा है, उनके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है मोइन, ये मास्टरमाइंड है जावेद पंप, जिस पर एनएसए लगाया गया है। मास्टरमाइंड है जावेद पंप, और भी जो कतार में है, जो लाइन में है, उन पर भी कार्रवाई होनी तय है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ललितपुर में पुलिस और प्रशासन ने जेल में बंद गैंगस्टर पार्षद की 2.12 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की मुनादी करवाई। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जिस पार्षद पर पुलिस ने कार्रवाई की है उसने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की है। गैंगस्टर पर सरकार का वार, ताला तोड़कर किया कुर्की का प्रहार। आज दिनांक भाजपा नेता के काले कारनामों का हिसाब, खुल गई न्याय वाली किताब। जगवान कुशवाहा पुत्र घनश्याम कुशवाहा निवासी ललितपुर में ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जिसकी मुनादी करवाई जा रही है ताकि लोगों को सनद रहे कि अपराध करने की क्या सजा होती है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ताजा तस्वीरें ललितपुर से भाजपा पार्षद जगभान कुशवाहा के घर कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने पार्षद की 2.12 करोड़ की चल अचल संपत्ति चिन्हित करके उसे कुर्क कर दिया, जिसके लिए पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई। कुर्की की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। जगवान की प्रॉपर्टी कुर्क का आदेश था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सभी लोग आए हैं। नगर पालिका द्वारा इनकी संपत्ति चिन्हित की गई है और संपत्ति को कुर्की का आदेश। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन एक एक कर चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको कुर्क कर रहा है, जिसकी जद में पार्षद जगमोहन कुशवाहा की संपत्ति भी आ गई। संदेश साफ है, गलती चाहे कोई भी करे उस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं अब तक की टॉप 7 खबरें।
दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सामूहिक हत्याकांड की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आर्थिक तंगी की वजह से व्यापारी ने पत्नी और अपनी 2 बच्चियों को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। बिहार के हाजीपुर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की तबीयत खराब, 80 लोगों की हालत गंभीर, घर से लेकर अस्पताल तक लोगों का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल की एक लोक गायिका के साथ कथित तौर पर कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास दुष्कर्म की घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस इंस्पेक्टर का क्रूर चेहरा आया सामने। बेटे के पसंद के लड़के से शादी करने पर मां ने किया समर्थन, तो इंस्पेक्टर ने अपनी ही पत्नी का हाथ तोड़ दिया। बच्चे और पत्नी डर के साए में जी रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या, पत्नी के साथ मारपीट करने की वजह से दोनों का अलगाव हो गया था। एमपी के सागर में गल्ला मंडी के पास कमर्शियल भवन की ढलाई के दौरान गिरे बिल्डिंग, काम कर रहे 30 मजदूरों में 3 लोग मकान के नीचे दबे। हादसे में 1 मजदूर की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 20,044 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 18,301 कोरोना मरीज ठीक हुए, 56 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवपाल की अखिलेश यादव को चिट्ठी आई है। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश के फैसले पर शिवपाल ने वार किया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया था। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के विरुद्ध मेरी घोर असहमति है। शिवपाल यादव ने आगे लिखा कि नेताजी के अपमान की शर्त पर कोई भी फैसला मंजूर नहीं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवपाल यादव की अखिलेश यादव को नसीहत है, चिट्ठी लिखी है और राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश के फैसले पर शिवपाल का वार है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय नेताजी को आईएसआई का एजेंट बता दिया था। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के विरुद्ध मेरी घोर आपत्ति है, असहमति है और साथ ही ये इशारा भी किया कि जो समर्थन दे रहे हैं अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा को, वो समर्थन गलत है और इस पर उनको आपत्ति है। तो देखिए, हम चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक पेपर की कटिंग शेयर की थी ट्विटर पर और उसमें यह था कि यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया था मुलायम सिंह यादव पर कि वो आईएसआई एजेंट है और इसी को लेकर शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी है कि नेताजी के अपमान की शर्त पर कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर मेरी घोर असहमति है, उनका समर्थन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातों का जिक्र किया शिवपाल सिंह यादव ने अपनी चिट्ठी में और साथ ही ये भी लिखा कि मुझे अपनी सीमा के बारे में जानकारी है, पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला है समाजवादी पार्टी नेतृत्व का, वो फैसला गलत है। इस पर विचार की आवश्यकता है। और इसी बीच बड़ी खबर है, भाजपा आज कर सकती है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान और दिल्ली में जारी है भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक। थोड़ी देर में खबर है कि भाजपा दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नाम का ऐलान हो सकता है। तो भाजपा आज उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। कई नाम ऐसे हैं जो सियासी तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड इसका फैसला करता है और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान हो जाएगा। और इसी पर हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। अविनाश, क्या जानकारी है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और संभावना यही है कि आज नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? ये देखिए, अगर बात करें तो तकरीबन 7 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पे पहुंचे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में अगर बात करें तो संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। नामों को लेकर के अब मंथन चल रहा है। किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक खत्म हो सकती है। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस वार्ता करके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे और जिसके भी नाम की घोषणा होगी वो 18 जुलाई को यानी कि परसों जब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होगी उसी दिन वो नामांकन भी करेगा। तो ये अभी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मंथन कर रही है कि किसको आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए और ये बैठक अभी भी बीजेपी कार्यालय में जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें नाम का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी अविनाश दे रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी है और कुछ ही देर के बाद पीसी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है ये तस्वीर साफ हो जाएगी। योगीराज में बुलडोजर का एक्शन जारी है। पीले पंजे के प्रहार से माफिया ब्रिगेड में खलबली मची हुई। बिल्कुल, क्या मेरठ, क्या अमरोहा, बुलडोजर ने कहीं माफिया के अवैध निर्माण को नहीं छोड़ा है। हर जगह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, कहीं पर हत्यारोपी के अवैध कब्जे को धराशायी कर दिया जा रहा है। मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर, प्रतापगढ़,
योगीराज में बुलडोजर के पीले पंजे से अवैध कब्जे जमींदोज हो रहे हैं। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया और कब्जाखोरों का बचना नामुमकिन है। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से अमरोहा के हसनपुर तहसील की तस्वीर, जहां सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने ढहा दिया। प्रशासन के आदेश पर एसडीएम और हसनपुर ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। जेवड़ा में विवादित जमीन के ऊपर बिना कब्जे के जमीन का पे और ग्रामवासियों के बताया कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया गया और मदरसे का निर्माण करने का प्रयास किया गया और उसमें कहीं सक्षम अधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं थी। तो सहारनपुर में कांवड़ मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई और कांवड़ मार्ग को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया गया। मेरठ में नगर निगम का बुलडोजर अब नाले पर उतर आया है। दरअसल सड़क पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने वाला नगर निगम का छोटा बुलडोजर हरकत में आ गया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। अब ऐसे में जब नाले में अतिक्रमण हो गया तो आप खुद बताइए कि पानी का फ्लो कैसे बनेगा, पानी यहाँ से निकलेगा कैसे। अब नगर निगम ने ऐसे लोगों पर ना तो कोई नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं, ना उनको बताने की कार्रवाई कर रहे हैं और सीधा जो छोटा बुलडोजर है वो आप देखिए कि नालों में उतर चुका है। तो प्रतापगढ़ में पुलिस जानलेवा हमले के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपियों को सरेंडर करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। यानी संदेश साफ और सीधा है, जहां जहां अवैध कब्जा होगा वहां वहां बुलडोजर गरजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में इन दिनों नमाज और सुंदरकांड पर विवाद जारी है। लुलु मॉल में नमाज का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। लुलु मॉल में नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का वीडियो भी सामने आ गया। यूपी की राजधानी लखनऊ इन दिनों धर्मयुद्ध का अखाड़ा बन गया। आलम यह है कि नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ का भी वीडियो सामने आया है। लुलु मॉल के अंदर 2 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस ने इन युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद से ये हंगामा होने लगा था और आज लुलु मॉल के बाहर करणी सेना ने सुंदरकांड के लिए पूरी जान लगा दी। घंटों तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चला और बाद में पुलिस ने झंडा लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों पर काफी मुश्किल से काबू पाया। लेकिन अब इस हंगामे पर सियासी संग्राम शुरू हुआ। ये गलत है, ये नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह का पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ समाज के लोगों को पढ़ना है, आप चले जाइए। उस बराबर में कोई भी उनका जो तीर्थ स्थल होगा वहाँ चले जाइए। लुलु मॉल में नमाज पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। इस बीच लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। दुख का विषय है कि लगातार एक धर्म के लोग सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ रहे हैं और सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो आदेश है कि खुले में नमाज या पूजा पाठ सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकती है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल यह है कि लखनऊ में जिस तरह नमाज को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल बेहद गंभीर है, लेकिन प्रशासन और सरकार क्या कर रही है जानने के लिए हम सीधे रुख करते लखनऊ का शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, जिस तरीके से तस्वीर आज सामने आई, तमाम तैयारियां थी, फोर्स खड़ी ही रह गई, लेकिन नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ दी गई, नारे लगा दिए गए और चारबाग रेलवे स्टेशन से भी नमाज की तस्वीर आ गई। जब इतने इंतजाम है तब चीजें नहीं रुक रही हैं, तो सवाल तो इंतजाम पर भी हैं। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे आप देख सकते हैं। उसके पीछे की वजह हम देखिए आपको बताएं, दर्शकों को बताएं कि जो लोग हाथों में झंडे लेकर आते हैं, नारेबाजी करते आते हैं, उनको तो ट्रेस किया जा सकता है। और ऐसे जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जो ग्रुप में पहुँचे थे, उनको रोका भी गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, बसों में भर के पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटाया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है वो लोग जो उन्हीं आम लोगों की तरह, हमारी आपकी तरह मॉल घूमने के नाम पर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद इस तरह की गतिविधि करते हैं। अगर आप देखें आज जिन 2 युवकों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो आप देखें वो लोग, उनके हाथ में ना कोई झंडा था, ना उनका पहनावा ऐसा था जो कुछ ट्रेस हो सके, ना कोई और ऐसा निशान जिससे उन्हें ट्रेस किया जा सकता। आम लोगों की तरह वो भी मॉल में पहुंचे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ मॉल में पहुंच रहे हैं घूमने के लिए। उन्हीं लोगों में से 2 वो युवक भी थे, वो घूमने के लिए पहुंचे और घूमने के बाद वो अंदर प्रवेश कर गए।
एक फ्लोर पर गए जहां पर उन्हें खुला स्पेस दिखा, जहां सामने सामने लिखा हुआ था कि इस मॉल परिसर के अंदर किसी भी प्रार्थना की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने उसी पोस्टर के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जो सिक्योरिटी थी, देखिए क्योंकि अभी नया मॉल है, सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगे हैं कई जगह पर, लेकिन ओपन स्पेस है जहां पर अभी कई शोरूम खुलने बाकी हैं। तो ऐसे ओपन स्पेस जो है या डाइनिंग एरिया जहां पर बन सकता है, तो ऐसे जो स्पेस है उसका फायदा उठाया गया, वहां उसका फायदा उठाया गया। चलिए सवाल ये भी है कि जो चारबाग से तस्वीर सामने आई उस पर क्या कोई एक्शन हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की हरकतों को हर जगह से रोकना पड़ेगा। देखिए जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों से उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है, उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही है जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन क्योंकि चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे मॉल की बात करें, ये ऐसी जगहें हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थल है जहां पर मूवमेंट बहुत बड़ी संख्या में होता है, मूवमेंट बड़ा होता है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटना एक बड़ी चुनौती अपने आप में। शुक्रिया आपका शैलेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा के 800 साल पुराने मंदिर का एक ऐसा फरमान सामने आया है जिसने गंगा जमनी तहजीब पर ब्रेक लगा दिया है। तो श्रावणी मेले के मौके पर राजेश्वर मंदिर में समुदाय विशेष के लोग इस बार दुकान नहीं लगा पाएंगे। इस बात का फैसला मंदिर कमेटी ने किया। मंदिर प्रशासन का फरमान, बाहर रहे दूसरों के अरमान। आगरा के मशहूर राजेश्वर मंदिर में एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया गया है। मंदिर कमेटी के फैसले के मुताबिक अब समुदाय विशेष के लोग मंदिर परिसर के अंदर पूजा सामग्री वगैरह की दुकान नहीं लगाएंगे। जितने भी मंदिर हैं आगरा के शिवालय, 4 तो मुख्य है ही हैं, उसके अलावा छोटे मोटे बड़े मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके बाहर लगने वाली दुकानों के आइडेंटिफाइड जो आईडी देखकर ही काम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर जगह जाकर चेक करेंगे, एक भी विशेष समुदाय की दुकानें लगने नहीं देंगे। मंदिर प्रबंधन का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोग परिसर के अंदर ऐसी हरकतें करते हैं जो हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति उनकी दुकान पर मसाज कराने जा रहा है तो उसे थूक से मसाज करना, जो धार्मिक चीजें हैं उसके अंदर थूकना, मिठाई की दुकान पे अगर उनके समुदाय की मिठाई की दुकान पे कोई जा रहा है हिंदू तो उसके डिब्बे में थूकना, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है धर्म को भ्रष्ट करने का। राजेश्वर मंदिर कमेटी के इस फैसले से विवाद बढ़ने की आशंका है, लेकिन इस मामले में जिला प्रशासन ने जो सफाई दी है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। धार्मिक कृत्य जो होते हैं रीति रिवाजों और परंपराओं से संचालित होते हैं, तो अगर मंदिर परिसर के अंदर कोई दुकान लगनी है या कोई व्यवस्था होनी है तो निश्चित रूप से जो समिति है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सोच समझ के निर्णय लें। अगर वो मंदिर परिसर के अंदर या मंदिर से सटे मना करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश्वर मंदिर के 800 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह का नियम तय किया गया है। सवाल है कि भगवान के घर में इस तरह की पाबंदी लगाने का फैसला कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की कई और बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के भारी बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले उत्तराखंड में सब उफान पर हैं, जिसके चलते इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी मुसीबत बनाई है। तो देखिए कितनी खौफनाक तस्वीर है। आज रानीखेत से तस्वीर सामने आई जहां पर उफनते बरसाती नाले में कुछ गाय फंस गई और तेज बहाव के साथ खाई की तरफ बहने लगी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की, स्थानीय लोगों की सावधानी से गायों को बचा लिया गया। देखिए इंसान तो परेशान हैं, लेकिन जानवरों को भी कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये एक जगह की तस्वीर, लेकिन आप समझिए कमोवेश उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि मानसूनी सीजन और लगातार बारिश का दौर, नदी नाले सब उफान पर हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से वहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है, लेकिन एक अपराधी है जो पुलिस से नहीं डरता बल्कि उन्हें धमकाता है। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस शख्स की धमकी के बाद आप समझ जाएंगे कि खाकी का इकबाल कितना बुलंद है उत्तर प्रदेश में। हल्के में ना आना पड़े, नहीं मैं हल्के में आ गया तो हल्का मचा दूंगा।
ये धमकी खाकी के इकबाल पर सवाल खड़ा करती है। मुझे मजबूर किया जा रहा है कट्टा गोली चलाने पे। इस अपराधी ने सीधे यूपी पुलिस के दरोगा को चैलेंज दिया है। मैं 3 बार बोला हूँ तो तुम्हें भी गोली मार सकता। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जहां इस शख्स ने प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने में तैनात दरोगा संजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दरोगा संजय सिंह के लिए बना रहा हूँ। दरोगा संजय सिंह से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कट्टा गोली चलाने पे। ऐसा है कि मैं हल्के से बाहर हूँ। दरोगा संजय सिंह कुछ ऐसा करो कि मुझे हल्के में ना आना पड़े, नहीं मैं हल्के में आ गया तो तहलका मचा दूंगा। उसके बाद जो फांसी जेल भेजोगे मुझे कोई गम नहीं। भाई तुम 3 बार भेजो, तुमको मैं 3 बार बोला हूँ कि मैं तुम्हें भी गोली मार सकता हूँ। ये धमकीबाज अपराधी जितेंद्र कोरी एमापुर बिंधन इलाके का रहने वाला है, जिसने धमकी भरा वीडियो वायरल कर पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कारण बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक रास्ता है उसके घर तक जाने का, जिसको बंद कर दिया है गांव के दबंगों ने, जिसकी शिकायत करने पर उल्टा उस पर भी आरोप मढ़ते हुए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। लाख कोशिशों के बाद भी तमंचे पर डिस्को नहीं रुक रहा है और युवाओं में इसका ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ, लगातार आ रही ऐसी खबरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोगों को हथियार के साथ डांस करने की आदत पड़ गई है। पीछे गाने की आवाज और हथियारों के साथ डांस में मस्त ये चेहरे, इन्हें मालूम भी नहीं कि गलती से गोली चली तो अंजाम क्या हो। तमंचे पर डिस्को की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के लालगंज की बताई जा रही हैं। वायरल वीडियो में दिख रहे ये चेहरे डीजे की धुन में मस्त हैं, हाथ में हथियार लेकर डांस की खुमारी छाई हुई। 4 से 5 युवकों का ये गैंग बेखौफ होकर हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। हाथ में हथियार थामे एक शख्स कैमरे की तरफ देखकर टशन दिखा रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स ठाए ठाए अंदाज दिखा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि तमंचे संग डिस्को पर डांस अब शौक बनता जा रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ से आई ये तस्वीरें पुलिस पर भी सवाल खड़े करती हैं। एबीपी गंगा के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। धर्म, राजनीति और शिक्षा का बड़ा केंद्र कही जाने वाली संगम नगरी में बमबाजी ने फिर से दहशत फैला दी है। यूं तो प्रयागराज में हर महीने बमबाजी की खबरें आती हैं। इस बार बमबाजों ने एक दुकानदार के पैसे मांगने पर बम चला दिया। सीसीटीवी में दिख रही ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां मामूली बात पर बमबाजी ने अफरा तफरी मचा दी। दरअसल यहां कुछ लोगों ने एक दुकान से बियर खरीदी, उसके बाद बगल की दुकान पहुंचे, वहां से कोल्ड ड्रिंक और पानी लिया। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो बदले में बम दे दिया। पैसों के बदले बमबाजी की घटना जॉर्ज टाउन इलाके में मेडिकल चौराहे के पास की है और मामला शुक्रवार का है, जब दोपहर में दुकान पर एक युवक खाने पीने का सामान लेता है और पैसे मांगने पर कहासुनी हो जाती है। बाद में लड़का अपने साथियों के साथ लौटता है, पहले पत्थरबाजी करता है, फिर बमबाजी से दहशत फैलाता है, जिसमें 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। गाली गलौज देते हुए चले गए हैं। तो आधे घंटे के अंदर ये 3:47 पे आए और इन लोगों ने जो है दुकान पर ईंटा पथराव किया। पथराव करने के बाद इन लोगों ने बम मार करके ये लोग भाग गए। 12 से 13 लड़के थे। पुलिस का दावा जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि प्रयागराज में दर्जनों किस्म के बम तैयार होते हैं और बमबाजी की घटनाएं भी आम हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सुनील कुमार को बिन बिजली झटका लगा के, झटका भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे 45,000 का झटका। शामली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गांव में बिना कनेक्शन के ही एक ग्रामीण के घर पर 45,000 रुपए का बिल पहुंचा दिया। भारी भरकम बिल देखकर ग्रामीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावन
सावन का महीना आ जाने के बाद भी बारिश नहीं होने से पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। लेकिन शामली के सुनील कुमार की हालत सिर्फ गर्मी से खराब नहीं है, इनके इस हालत के लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। जी हाँ, बिजली विभाग ने इनके घर 45,000 का बिल भेजा है। सुनील के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बिजली की लाइन है, लेकिन आज तक इनके घर तक बिजली की लाइन नहीं पहुंची। फिर भी इन्हें 45,000 की चपत लग गई है। दरअसल सुनील कुमार ने साल 2016 में बिजली का घरेलू कनेक्शन लिया था। विद्युत विभाग ने उनके घर पर मीटर भी लगा दिया, लेकिन ना तो उनके घर रोशनी के लिए बल्ब जलता है और ना ही गर्मी में पंखा चलता है। हालांकि 6 साल से बिजली का इंतजार करते सुनील कुमार के घर बिजली का बिल बिल्कुल समय से पहुंच रहा है। ड्रामा धमका रहा है, अपना बिल जमा करो का भाई 6 साल से बिल चालू है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, कोई इसका समाधान नहीं हो पा रहा जी। कई बार बिजली घर में जा लिए, मैं सब डरा धमका कर मैं वापस कर देते हैं। एबीपी गंगा ने सुनील की व्यथा बिजली विभाग तक पहुंचाई, तो बिजली विभाग के अधिकारी ने सुनील को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया कि हम जांच करवा लेंगे, रिपोर्ट लगवा करके जो हमारे संबंधित जेई हैं और अभियंता हैं, लाइनमैन हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई करके उसको न्याय दिला देंगे। बिजली विभाग पीड़ित को कितना न्याय दिला पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुनील कुमार के घर बत्ती अभी भी गुल है और मीटर चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी चुने जाने हैं और इसको लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी सदस्य हमारे मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में, समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया।
सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल, और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की, और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे, और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे, और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है, और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। एनडीए ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से होंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में गवर्नर है, इस वक्त राज्यपाल हैं, और राजस्थान के झुंझुनू से वो आते हैं। उनका पूरा अभी तक का कार्यकाल किस तरीके से रहा वो जेपी नड्डा ने बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लंबा अनुभव उनके पास है, और पूरा उनका जो करियर रहा है पॉलिटिकल, एक लोगों के बीच में उनकी बहुत अच्छी छवि है, जिसके बाद उनके नाम को बहुत मंथन के बाद सामने रखा गया है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, और वो नाम है जगदीप धनखड़ का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।